Hi everyone, let's start another topic in electrochemistry. Effect of concentration on standard electrode potential. By the way, standard electrode potential टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन तीनों पे डिपेंड करता है और किसी भी एक को अगर आप चेंज करोगे तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू में भी चेंज आएगा। टेम्परेचर और प्रेशर की जो सिचुएशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट हमारे सिलेबस में है इसलिए हम उस कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए हम यूज करेंगे नर्स्ट इक्वेशन। ऑलराइट, नर्स्ट इक्वेशन के लिए हम एक एक्सप्रेशन, इनिशियल एक्सप्रेशन आपके साथ शेयर कर लेते हैं एंड दैट इनिशियल एक्सप्रेशन मस्ट बी लाइक दिस: E equals to E naught minus RT upon NF and then ln Q। तो सबसे पहली बात, ये जो आपके पास E है और E नॉट है, E नॉट तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहते हैं। ओके, जो E है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन उस वक्त इंप्लीमेंट होती है जब आप कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब चेंज कर दें, या तो ज्यादा कर दें या कम कर दें, यानी 1 मोल पर डीएम क्यूब ना रहे, तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इंप्लीमेंट हो जाती है फिर एक्सपेरिमेंट पे। याद रखिएगा कि ये तमाम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन मेजर की जाती है जब हम कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोल पर डीएम क्यूब रखते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दूं तो फिर वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऑब्वियसली उसके लिए या तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या फिर कंसंट्रेशन कम होगी। वन मोर थिंग, ये R है और ये T है आपके पास। ये जो R है इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ऑलराइट, और इसकी वैल्यू हमने फिक्स की हुई थी A1 केमिस्ट्री में which was 8.31 if you remember। T is basically temperature, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 273 ऐड कर देंगे तो इट विल टर्न टू 298 केल्विन। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसकी यूनिट इज गोइंग टू, वैल्यू इज गोइंग टू बी 8.31, टेम्परेचर की वैल्यू 298, okay, and obviously it has to be in Kelvin. Then we have another scenario here, N and F and Q, and this is ln। N is basically moles of electrons, और ये moles of electrons आपको इक्वेशन से मिल जाएंगे, चाहे हाफ सेल इक्वेशन हो चाहे फुल सेल इक्वेशन हो, एंड ऑब्वियसली मैं इस N के ऊपर डिस्कशन करूंगा, राइट। F is basically Faraday constant
Faraday constant is a constant value. ये वैल्यू आपको पेपर में जो कांस्टेंट्स का टेबल होता है उसमें गिवन होगी, और ये वैल्यू होती है 96500, और इसकी यूनिट होती है कूलम मोल, कूलम mole inverse, right? Ln is basically the natural log. Ln is basically natural log, and ln is always equals to 2.303 log base 10. Q is basically reaction quotient. और अगर आपको याद हो, रिएक्शन कोशेंट को हम टेक्निकली कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट को हम A1 केमिस्ट्री में कहते थे Kc. आज हम Kc नहीं कह रहे हैं, हम रिएक्शन कोशेंट कह रहे हैं और Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मैं क्या करता हूं, मैं हम डायरेक्टली इससे काम कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि जो हम सिंप्लीफाई करेंगे वो सिंप्लीफाइड वर्जन हमारे A2 के अंदर यूज होता है. मैं R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू प्लग इन करता हूं और इस Q को भी सिंप्लीफाई करता हूं. ठीक है, तो अगले पेज पे वैल्यूज प्लग इन करते हैं. E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303, R की वैल्यू इज 8.31, टेम्परेचर इज 298 Kelvin, डिवाइडेड बाय NF. N की वैल्यू तो इक्वेशन टू इक्वेशन चेंज होगी, रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगी, तो उसको हम डिटरमिन नहीं कर रहे हैं, बट F इज कांस्टेंट विच इज 96500. ओके, ये हो जाएगा log base 10 एंड दिस मस्ट बी Q. अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा और इस वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से चेंज होकर आएगा. E इक्वल्स टू E नॉट minus 0.0591 upon n log base 10 and then Q. ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसको कहते हैं हम नर्स्ट इक्वेशन, और ये यूजुअली अप्लाई होगी क्वेश्चंस में. ओके, अगर आप नोट करें, इस इक्वेशन के ऊपर हम लीनियर लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं, which is going to be y equals to mx plus c. सही है. सो एग्जामिनर ऑब्वियसली इन पेपर 5 डेटा गिवन होगा, उसको प्रोसेस करवा के y एक्सिस डिटरमिन करवाएगा, x एक्सिस डिटरमिन करवाएगा, फिर इनको प्लॉट करवाएगा, प्लॉट करवाने के बाद कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करवाएगा, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करवाने के बाद ग्रेडियंट निकलवाएगा, y इंटरसेप्ट भी आपसे डिटरमिन करवा ले. डिपेंड करता है एग्जामिनर क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है, बट ऑब्वियसली इससे रिलेटेड ठीक ठाक क्वेश्चंस होते हैं. गोज अराउंड 10 to 15 मार्क्स. ऑलराइट, देखिए ये आपको वैल्यू इक्वेशन से मिल जाएगी, ये वैल्यू फिक्स है. ठीक है, ये n की वैल्यू है. तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले n की डिस्कशन कर लेते हैं. फॉर n हम सब जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, हाफ सेल्स एंड फुल सेल. तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हाफ सेल इक्वेशंस के लिए n की वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे. ये इतना मुश्किल नहीं होगा, बहुत इजी है ये. फॉर इंस्टेंस आपके पास हाफ सेल है जिंक आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन जिंक, यानी जिंक हाफ सेल है आपके पास. ठीक है, तो यहां से n की वैल्यू ऑब्वियसली आपको 2 नजर आ रही है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन होते हैं इक्वेशन में वो n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं.
Next is this is Cl2 plus 2 electron, reversible to 2Cl negative. ओके, आप नोट कीजिए यहां पर भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब n की वैल्यू इस सिचुएशन में भी क्या होगी, 2। सो हाफ सेल इक्वेशन में जो भी वैल्यू गिवन होती है, इलेक्ट्रॉन्स जितने भी गिवन होते हैं वो n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल हियर, Fe3++ इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन Fe2+, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर n की वैल्यू 1 होगी बिकॉज इक्वेशन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फुल सेल इक्वेशन के लिए कि अगर कोई फुल सेल इक्वेशन होगी तो उसमें हम n की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा। कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स शेयर करते हैं हम आपके साथ। फर्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम है, जिंक आयन से रिएक्शन कर रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं जिंक में और मैग्नीशियम आयन में। ठीक, हम सब जानते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होकर मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब इक्वेशन बनेगी मैग्नीशियम इज कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीशियम आयन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। पता कैसे चला 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि चार्ज 2+ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं। सिमिलरली हमारे पास जिंक आयन्स है, कन्वर्ट हो रहा है जिंक मेटल में, राइट। अब आप नोट करें यहाँ पर 2+ चार्ज है, तो जाहिर सी बात है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसकी वजह से ये जिंक मेटल में कन्वर्ट होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन भी हो रहे हैं। सो अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इसका मतलब इस सिचुएशन में n की वैल्यू इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, ये हमने चार्ज देख के डिसाइड कर लिया था, दैट्स क्वाइट इजी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन समटाइम्स चार्ज डिफरेंट होता है, जब चार्ज डिफरेंट होगा तो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा, उसके लिए हम आयन इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करेंगे, जो कि हमने A1 केमिस्ट्री में पढ़े हैं। सही है, तो ये हमारे पास है 2Cl नेगेटिव। हम सब जानते हैं कि आयरन 2 आयंस ऑक्सीडाइज होकर आयरन 3 आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो भाई सिंपल सा फॉर्मेट है, आयरन 2 आयंस लिखिए, ये कन्वर्ट हो रहे हैं आयरन 3 आयंस में, तो जाहिर सी बात है चार्ज यहाँ पर 2+ है, चार्ज यहाँ पर 3+ है। इस 3+ को 2+ में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1 इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा, यानी मैंने आयन इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई किया। ये क्लोरीन है, ये कन्वर्ट हो रहा है क्लोराइड आयन में, तो हम सिंपल रूल अप्लाई कर देते हैं, ये क्लोरीन है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू क्लोराइड आयन अकॉर्डिंग टू द आयन इलेक्ट्रॉन रूल फॉर्मेट। यहाँ 2 क्लोरीन है, इसलिए हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे। यहाँ पर चार्ज है 2-, यहाँ पर चार्ज है 0, तो रिएक्टेंट साइड पे भी 2- हो जाए, इसलिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है, उनको बैलेंस करने के लिए हम पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या होगी, फाइनल इक्वेशन आपके पास होगी 2 Fe2+ प्लस Cl2 2Cl नेगेटिव प्लस 2 Fe3+। ओके, एक और चीज भी बच्चे पूछते हैं, सर आपने पहले क्लोरीन बाद में Fe2+ लिखा, पहले Fe3+ बाद में क्लोराइड लिखा, आपने यहाँ पर आगे पीछे कर दिए इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनसे, इनके इनके इनको आगे पीछे लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई रूल नहीं है इसके लिए। लेकिन आप नोट करें, जब आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2, यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इसका मतलब यहाँ से n की वैल्यू अगेन क्या आएगी मेरे पास, 2, क्योंकि ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। ठीक है, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, जिसमें हम इक्वेशन को
आयन इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू बैलेंस करके एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये पूरा आना चाहिए आपको फॉर्मेट, ठीक है। ये है आयरन 2 आयंस, ये है जनाब हाइड्रोजन आयंस कन्वर्टिंग इनटू मैग्नीज 2 आयंस प्लस आयरन 3 आयंस प्लस 4H2O। तो एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है हम सब ने मिलकर, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आयरन को देखते हैं। आयरन 2 आयंस आर कन्वर्टिंग इनटू आयरन 3 आयंस एंड ऑब्वियसली चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं प्रोडक्ट साइड पे 1 इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा। देन फिर हमारे पास है MnO4 नेगेटिव, इट इज कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस। आप नोट करें आयन इलेक्ट्रॉन रूल से इसके दोनों तरफ मैग्नीज बैलेंस होने चाहिए, तो यहाँ भी 1 मोल है, यहाँ भी 1 मोल है। यहाँ 4 ऑक्सीजन एटम है, इसलिए मैं प्रोडक्ट साइड पे 4 वाटर मॉलिक्यूल अप्लाई करूंगा। प्रोडक्ट साइड पे 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए उनको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पे 8 हाइड्रोजन आयंस अप्लाई करूंगा। रिएक्टेंट साइड पे चार्ज है मेरे पास 8 प्लस एंड -1 बिकम्स +7, जबकि प्रोडक्ट साइड पे चार्ज है 2 प्लस। तो इस +7 को +2 में कन्वर्ट करने के लिए हम 5 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पे अप्लाई करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता ही चलेगा कि जनाब 5 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पर इस केस में n की वैल्यू 5 होगी। तो हाफ सेल इक्वेशन तो बहुत इजी था कि भाई स्ट्रेट अवे जो भी इक्वेशन गिवन है आपने हाफ सेल लिख दिया, लेकिन फुल सेल के लिए थोड़ा सा देखना है हमने, ठीक है। उसमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ जाएगी आपको। तो ये एन की डिस्कशन हो गई। अब हम डिस्कशन करेंगे क्यू की, कि भाई अगर क्यू है हमारे पास तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, क्यू का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। फॉर क्यू, अगेन क्यू को लिखने के लिए हमारे पास दो डिफरेंट सिनेरियो है। हाफ सेल इक्वेशन, अगर कोई हाफ सेल इक्वेशन मिली है तो क्यू का एक्सप्रेशन कैसे होगा, याद रखिएगा क्यू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो हमारे पास सबसे पहला Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन Fe2 प्लस। मुझे इसके लिए क्यू का एक्सप्रेशन लिखना है, तो क्यू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा रिएक्टेंट है। तो जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है तो ये आएगा Fe2 प्लस, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है तो ये आ जाएगा Fe3 प्लस। तो अगर इक्वेशन हाफ सेल इक्वेशन इस पैटर्न की हो तो आप क्यू का एक्सप्रेशन ऐसे लिख लेंगे। लेट सपोज हमारे पास हाफ सेल इक्वेशन कुछ इस तरह की है। सही, और अब मुझसे कह रहे हैं कि क्यू का एक्सप्रेशन लिखो। तो अल्टीमेटली मैंने क्या करना है, मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मेट लूंगा। ये मेरे पास प्रोडक्ट है तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, ये मेरे पास रिएक्टेंट है तो मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। एक बात का ख्याल रखिएगा कि जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो सब पावर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो मैं यहाँ स्क्वायर करूंगा। और दूसरी एक बात और याद रखिएगा कि अगर क्लोरीन इज अ गैस, कोई भी गैस इन्वॉल्व हो जाए तो गैस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होगी, राइट। सो मैं इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकता हूँ, Q इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन ओवर 1। और 1 इसलिए क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है, दैट इज 1। तो यहाँ से दो पॉइंट्स हमने कंक्लूड किए। हमने पहला पॉइंट ये कंक्लूड किया है कि नंबर ऑफ मोल्स has to be in the power,
while writing expression. और दूसरा, for all gases, concentration has to be unit activity. केमिस्ट्री में कहते हैं यूनिट एक्टिविटी, दैट इज कांस्टेंट, और उसकी जगह पे वैल्यू क्या लेंगे हमेशा हम? 1. ओके, लेट्स सपोज हमारे पास हाफ सेल इक्वेशन इस तरह की है, जिंक आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, रिवर्सिबल साइन जिंक। तो जाहिर सी बात है अगर मुझे क्यू का एक्सप्रेशन लिखना है, सो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट है वो आपका जिंक मेटल है, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस। ये जो जिंक मेटल है ये सॉलिड है, और क्योंकि ये सॉलिड है इसलिए सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या लोगे आप? कांस्टेंट। हमने A1 में पढ़ाया था आपको। तो ये हो जाएगा 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस, राइट? तो यहां से एक पॉइंट और, फॉर ऑल सॉलिड्स concentration must be constant. Okay, that is unit activity, that is 1. तो Q अगर हाफ सेल हो तो कैसे लिखा जाएगा, किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा, ये बता दिया भाई। अगर आपके पास फुल सेल इक्वेशन आ जाए तो फिर कैसे ख्याल रखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए। फॉर इंस्टेंस एग्जामिनर ने मुझे दिया है यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस जिंक आयंस reacting with zinc. I mean, both of them are reacting together, converting into zinc and magnesium ion. Obviously, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है, क्यू का मुझे एक्सप्रेशन लिखना है। So, क्यू के एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैं यूज करूंगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में मैं सिर्फ यूज करूंगा मैग्नीशियम आयन। ओके, मैं जिंक मेटल को यूज नहीं करूंगा क्योंकि सॉलिड है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी ओवर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस। अगेन मैं इस मैग्नीशियम को यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये भी सॉलिड है, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होगी। ठीक है, एक और इक्वेशन देख लेते हैं, Cl2 प्लस 2Fe2 प्लस then 2Fe3 plus then 2Cl minus। अगर मुझे इसके लिए Q का एक्सप्रेशन लिखना है तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस आयंस। क्योंकि उसके 2 मोल्स हैं तो हमने आपको बताया था मोल्स हमेशा पावर में चले जाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, क्लोराइड के जो 2 मोल्स हैं वो भी पावर में जाएंगे, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ आयरन 2 आयंस, एंड ऑब्वियसली इसके 2 मोल्स हैं ये भी पावर में चले जाएंगे। ऑब्वियसली मैंने गैस को नहीं यूज किया क्योंकि गैस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट होती है, यूनिट एक्टिविटी होती है, 1 ली जाती है। ठीक है, तो फुल सेल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी ये बताया आपको, हाफ सेल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी ये बता दिया आपको। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट विल गेट द आइडिया कि एग्जामिनर हमसे क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं।
All right, so let's start some questions. और ये वैल्यू एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड की है, और ये वैल्यू अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है। दैट मींस ये वैल्यू हमने उस वक्त डिटरमिन की जब कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएमक्यू थी, राइट। एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं कि दिस टाइम concentration of copper ion is not 1 mole per DMQ। वो कह रहे हैं इस दफा कॉन्सेंट्रेशन हो गई है कॉपर आयन की 0.1 मोल पर DMQ। नाउ वो कह रहे हैं कैलकुलेट ई। ई मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्यों? क्योंकि कंसेंट्रेशन 1 मोल पर DMQ के बजाय 0.1 मोल पर DMQ हो गई है। तो मैं नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा। E इक्वल्स टू ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू है +0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन की वैल्यू, एन इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स इस हाफ सेल इक्वेशन में 2 है। लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में है कॉपर, कॉपर है मेटल, मेटल की कॉन्सेंट्रेशन लेंगे 1 ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन एग्जामिनर ने मुझे दी हुई है 0.1 मोल पर डीएमक्यू। तो यहां से मेरे पास ई की वैल्यू आ जाएगी +0.31 वोल्ट। आप नोट करें, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन वैल्यू ज्यादा थी, अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन वैल्यू कम हो गई। अब वी शुड नो द रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन डिक्रीज करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू ली शटर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। जब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ऑब्वियसली रिडक्शन जो है वो फेवरेबल नहीं होगी, इंस्टेड ऑक्सीडेशन फेवरेबल होगी, जिसकी वजह से वैल्यू लेस पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप यहां लिखेंगे decreasing the concentration of copper ion favors equilibrium towards left hand side, so reduction is not favorable, hence value is less positive. Let's do another question. एग्जामिनर की तरफ से हमें गिवन है इक्वेशन हाफ सेल क्लोरीन का। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन +1.36 वोल्ट है। एग्जामिनर कह रहे हैं कि क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब के बजाय 0.1 मोल पर डीएम क्यूब लिए, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वैल्यू ऑफ ई कैलकुलेट करो। जबकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। सो हम यहां से ई की वैल्यू डिटरमिन करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है ई नॉट की वैल्यू हमारे पास +1.36 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन की वैल्यू
इस इक्वेशन में 2 है, log base 10 concentration of chloride ion, this time concentration of chloride is 0.1, और क्योंकि उस इक्वेशन में उसके 2 मोल से पावर हो जाएगा ओवर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन इज अ गैस, गैस की कंसंट्रेशन 1 लेते हैं, तो यहां से E की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +1.42 वोल्ट। ओके, सो पहले अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन वैल्यू ज्यादा कम थी, जबकि अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन वैल्यू ज्यादा हो गई। भाई क्यों ज्यादा हो गई? इसलिए क्योंकि जब आप क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू ली-शॉर्टर्स प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, एज अ रिजल्ट रिडक्शन फेवरेबल होना शुरू होगी। जब रिडक्शन फेवरेबल, पोटेंशियल वैल्यू मोर पॉजिटिव हो जाती है। आप याद रखिएगा कि यहाँ मैंने क्लोर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम की थी इसलिए बैकवर्ड जा रहा था, यहाँ मैंने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम की है इसलिए फॉरवर्ड जा रहा है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। So decreasing the concentration of chloride ion favors equilibrium towards right hand side, reduction is favorable, so potential value becomes more positive. जनाब ये मैंने हाफ सेल इक्वेशन की कैलकुलेशन और उनके कंक्लूजन्स डिटरमिन किए। आप नोट करें, जब हम हाफ सेल इक्वेशन को डील करते हैं ना, तो एग्जामिनर हमसे कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई, राइट? व्हाट इफ वी हैव फुल सेल इक्वेशन? भाई फुल सेल इक्वेशन अगर हमारे पास आ रही है तो हम कैसे उसको डील करेंगे? तो फुल सेल इक्वेशन के लिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। फुल सेल इक्वेशन हमारे पास है, मैग्नीशियम एंड जिंक आयंस आर रिएक्टिंग टुगेदर कन्वर्टिंग इनटू जिंक एंड मैग्नीशियम आयन। ओके, concentration of magnesium ion एग्जामिनर ने एज पर स्टैंडर्ड कंडीशन ली हुई है, विच इज 1 मोल पर डीएमक्यू। concentration of zinc ion एग्जामिनर ने लिया हुआ है 0.1 मोल पर डीएमक्यू, यानी अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। एंड दिस टाइम एग्जामिनर कह रहे हैं कैलकुलेट ई सेल। याद रखिएगा कि जब आप फुल सेल इक्वेशन की बात करते हैं तो एग्जामिनर ई सेल कैलकुलेट करेगा, जब आप हाफ सेल इक्वेशन की बात करेंगे तो एग्जामिनर ई कैलकुलेट करवाएगा। ओके, तो हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ये ई नॉट सेल भी डिटरमिन करना पड़ेगा मुझे, -0.0591 अपॉन एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। सही है। अब देखो, मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है, मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है, मुझे इक्वेशन से एन की वैल्यू पता है, मैं उसको यूज करके ई नॉट सेल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। एक फॉर्मेट शेयर कर लेता हूँ।
जो डेटा हमें गिवन था उसमें हाफ सेल इक्वेशंस भी गिवन थी, मैग्नीशियम हाफ सेल भी गिवन था, जिंक हाफ सेल भी गिवन था। मैग्नीशियम हाफ सेल की वैल्यू है हमारे पास -2.38 वोल्ट, जिंक हाफ सेल की वैल्यू भी गिवन थी जो डेटा हमें प्रोवाइड किया था क्वेश्चन के अंदर, उसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट। हम सब जानते हैं कि हमें ई नॉट सेल फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास एक वैल्यू प्लस, दोनों वैल्यूज नेगेटिव हो, तो जो लेस नेगेटिव होती है उसको हम ई नॉट राइट में प्लग इन करते हैं, जो मोर नेगेटिव होती है उसको ई नॉट लेफ्ट में प्लग इन करते हैं। तो ये हो जाएगा -0.76 माइनस ई नॉट लेफ्ट में -2.38 वोल्ट। तो यहां से ई नॉट सेल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास +1.62 वोल्ट, राइट। अब जाहिर सी बात है मैं ये वैल्यू उठाकर यहां पर प्लग इन करूंगा, तो ये जाएगा +1.62 वोल्ट -0.0591 अपॉन n बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप जानते हैं यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप जानते हैं यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे। इसका मतलब n की वैल्यू जो है वो 2 होगी। ये हो जाएगा log base 10। कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन एज पर स्टैंडर्ड कंडीशन लिया हुआ है 1 मोल पर डीएम क्यूब। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयंस 0.1 मोल पर डीएम क्यूब लिया हुआ है। तो यहाँ से ई सेल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1.59 वोल्ट। ओके, दैट्स द आंसर। मैंने फुल सेल और हाफ सेल पे कैलकुलेशन करके दिखा दी आपको, लेकिन इस कैलकुलेशन के साथ एक छोटा सा नोट भी डिस्कस करना जरूरी समझता हूं मैं। नोट में कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, लेट सपोज एग्जामिनर ने मुझे हाफ सेल इक्वेशन दी हुई है, राइट, और इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है +0.77 वोल्ट। ना एग्जामिनर मुझसे ये कह रहे हैं कि अगर हम concentration of Fe3 plus ions इंक्रीज करेंगे तो बताओ एससीपी की वैल्यू पे चेंज क्या आएगा। तो अगर मैं Fe3 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, रिडक्शन फेवरेबल होगी, ये वैल्यू मोर पॉजिटिव हो जाएगी। सो हम यहां लिखेंगे इक्विलिब्रियम favors towards right hand side, reduction is favorable, SCP value is more positive। सेकंड ये भी तो हो सकता है कि एग्जामिनर बोलेंगे भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयंस डिक्रीज कर दो। एक्सप्लेनेशन तो सेम ही रहेगी, कोई चेंज थोड़ी होगा इसमें। इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम अगेन फॉरवर्ड जाएगा, रिडक्शन फेवरेबल, वैल्यू मोर पॉजिटिव। सेम रीजन है, ठीक है। मान लीजिए कि एग्जामिनर हमसे कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयंस इंक्रीज कर दें, अब माइट बी चेंजेस हो जाएं। लेट्स चेक दोस चेंजेस। अगर मैं Fe2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा।
जब बैकवर्ड जा रहा होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यानी ऑक्सीडेशन फेवरेबल होगी, रिडक्शन फेवरेबल नहीं होगी, जिसकी वजह से वैल्यू जो है वो लेस पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ बताएंगे कि इक्विलिब्रियम फेवर्स towards left hand side, oxidation is favorable, LCP value is less positive. Okay. नोट का सेकंड पॉइंट देखो, ये नर्स्ट इक्वेशन मैंने डिटरमिन की थी, ये नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मेट मेरा है, ठीक है, एंड इट अप्लाइज ऑन ऑल द क्वेश्चंस, चाहे वो हाफ सेल हो चाहे वो फुल सेल हो। एक इक्वेशन नर्स्ट इक्वेशन एग्जामिनर ने भी दी है जो कि आपकी सिलेबस की बुक में लिखी हुई है, राइट, उसका भी मालूम होना आपको जरूरी है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। वो नर्स्ट इक्वेशन है E इक्वल्स टू E नॉट प्लस 0.059 अपॉन Z log base 10 concentration of oxidized species over concentration of reduced species। जो मैंने बताई है उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। मैंने माइनस लिखा है, इन्होंने प्लस लिखा है। मैंने एन से रिप्रेजेंट किया, इन्होंने जेड से रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। सारी चीजें एग्जैक्ट सेम है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब हम ये इक्वेशन यूज करते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्पीशी किसे कहेंगे और किसे लेंगे। ऑक्सीडाइज स्पीशी और रिड्यूस्ड स्पीशी किसे लेंगे, किसे कहेंगे, जरा देखिए। जो जिस आयन की जिस आयन में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो आपका ऑक्सीडाइज स्पीशी होगा हमेशा। जिस आयन की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमेशा रिड्यूस्ड स्पीशी होगी आपकी। जिस तरह मैंने पहले बताया दोबारा बता देते हैं। ये आपका SEP है और ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब जाहिर सी बात है, एग्जामिनर समटाइम्स हमें इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन दे देते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन। देखो मैं यहाँ एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। माय बैड, लेट मी कॉपी दिस ताकि मैं उसको अप्लाई करना आसान हो। ओके, लेट मी कॉपी दिस। चलिए आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, देख लीजिए कि एग्जामिनर क्या कह रहे हैं आपसे। वो कह रहे हैं अनदर एक्सपेरिमेंट इज सेट अप यूजिंग द सेम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वो कह रहे हैं इन दिस एक्सपेरिमेंट the Fe2 plus ion concentration is
0.15 मोल पर डीएम क्यूब, इसका मतलब दैट इज गोइंग टू बी द concentration of Fe2 plus under non-standard condition. Then examiner is saying all other concentration remains at their standard values. Okay. Nernst equation is shown. ये वो नर्स्ट इक्वेशन है जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिख के दी है, ये सिलेबस की नर्स्ट इक्वेशन है। तो जब एग्जामिनर अपनी नर्स्ट इक्वेशन देगा ना तो आप उसको यूज करेंगे। एग्जामिनर कोई नर्स्ट इक्वेशन अपनी नहीं दे रहा तो जो मैंने करवाया आप उस पर अप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हैं। वो कह रहे हैं यूज द नर्स्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस हाफ सेल इन दिस एक्सपेरिमेंट, और इस हाफ सेल की ई नॉट की वैल्यू गिवन है। तो भाई सबसे पहली तो ये बात है कि जो हाफ सेल हमें बताया जा रहा है उस हाफ सेल की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, राइट? ये बहुत मैटर करेगा मेरे लिए, और ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबल साइन Fe2 प्लस। आप नोट कर रहे हैं हाफ सेल्स को हम इस तरह से लिखते हैं, इक्वेशन इस तरह से बनती है, और इसकी एसीपी की वैल्यू है प्लस 0.77 वोल्ट। सबसे पहली बात, ये आपकी ऑक्सीडाइज स्पीशी, क्योंकि इस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है। ये आपकी रिड्यूस्ड स्पीशी, क्योंकि इस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है। मैं अब क्या करता हूं, मैं फॉर्मूला तो दिया हुआ है मुझे, उसमें प्लग इन करता हूं वैल्यूज। ई नॉट की वैल्यू कितनी है? प्लस 0.77 वोल्ट प्लस 0.059 अपॉन जेड। जेड की जगह पे 1 आएगा, इसलिए 1 आएगा क्योंकि इस इक्वेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। लॉग बेस 10, उसने बेस 10 लिखा नहीं है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रहता हमेशा लॉग बेस 10 ही है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी, तो ये आ जाएगा आपके पास Fe3 प्लस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस स्पीशी, तो ये आ जाएगा Fe2 प्लस। तो अगर मैं वैल्यूज प्लग इन करूं तो ये हो जाएगा 0.77 प्लस 0.5 तो 0.0591 अपॉन 1 लॉग बेस 10। Fe3 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने कहा है कि अंडर स्टैंडर्ड वैल्यू है, विच मींस मैं 1 लूंगा, और आयरन 2 आयंस की वैल्यू ली हुई है 0.15, तो यहां से E की वैल्यू हो जाएगी प्लस 0.82 वोल्ट, राइट? तो आप नोट कर रहे हैं, आप Fe2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, रिडक्शन फेवरेबल होगी, वैल्यू मोर पॉजिटिव हो जाएगी, यानी पहले कम थी अब ज्यादा हो गई। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने अभी दी है, ये एक्सप्लेनेशन ये लिखी हुई कि आप Fe2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो। ओके, एक और चीज देखो, बच्चे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने यहां माइनस लिया था, वजह बताइए। तो आप नोट करें, अगर मैं यहां पर माइनस लूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला फैक्टर नीचे आ जाएगा, यानी वो हो जाएगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, है ना? अभी रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट है, नोट करो, अभी रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मैं इस प्लस को क्या करूं माइनस, तो ये फ्लिप हो जाएंगे वेरिएबल्स। तो जब वेरिएबल्स फ्लिप होंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस आयन आएगा ओवर कंसंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस आयन आएगा। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है एज पर इक्वेशन, यानी ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सो दैट्स द एंड ऑफ Nernst equation. Thank you very much, guys.